हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो अभी गवर्नमेंट की नई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्कीम आई हुई है एनआरए सीईटी के लिए। तो इसके बारे में इस पूरे प्रोसेस, ये क्या स्कीम है, क्या एग्जाम है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज। सबसे पहले समझ लो कि ये एनआरए है क्या। ठीक है, तो एनआरए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, याद कर लो, पॉसिबल है पेपर में आ जाए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। देखो, पहली बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो उसमें क्या करा, उसमें उन्होंने क्या करा है, एनआरए सीईटी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा एक एग्जाम करके उन्होंने एक एग्जाम को फाइनली प्रपोज करा और उस चीज को कैबिनेट में जो थी प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, यानी कि इस प्रपोजल को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो सिर्फ मंजूरी ही नहीं मिली, मंजूरी मिलने के साथ क्या हुआ, 1517.57 CR का बजट जो है अलॉट कर दिया गया है। इतना फंड उसको अलॉट कर दिया गया, किसको? एनआरए को। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जा सके इसके लिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये एनआरए जो सीटी कंडक्ट कराएगा यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है आपके, तो वो क्या है, वो आपका कराएगा किस किस कंपटीशन के लिए? वो कराएगा एसएससी, जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड या शॉर्ट सर्विस कमीशन, सी डिपेंडिंग अपॉन आप किस एक्सप्लेनेशन पे देख रहे हो। आप स्टेट का देखना चाहो वो हो सकता है, सेंट्रल का देखो तो एसएससी अलग ही हो जाता है। ठीक है, तो एसएससी एज वेल एज आईबीपीएस पीओ, ओके, और साथ ही साथ आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, देखो आईबीपीएस क्या कराता है? आईबीपीएस कराता है बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक, आरआरबी क्या कराता है? आरआरबी कराता है रेलवे एंट्रेंस के। ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट की मेजर जो वैकेंसीज होती, जो भर्तियां होती हैं, उनका बेसिक ये प्री एग्जाम जो होता है। ठीक है, जो जैसे आपका अगर एसएससी का भी देखो तो क्या होता है, प्री होता है, देन क्या होता है, मेंस होता है, एंड देन फाइनली इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो अब क्या ये प्री जो है ये आपका एक बार में ही हो जाएगा। कैसे प्री हो जाएगा? आपका सीईटी के थ्रू। ठीक है, अब जो एग्जाम मेंस कंडक्ट कराते थे वो मेंस और इंटरव्यू करा लेंगे, और इनकेस मेंस नहीं कंडक्ट कराते तो डायरेक्ट इंटरव्यू करा लेंगे। ठीक है, तो ये ऑफर दिया गया है। द स्कीम विल कम इन द फोर्स फ्रॉम 2021। जैसे अभी इसको 2020 में स्कीम को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट के थ्रू, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2022 में ही एप्लीकेबल हो जाए, नहीं, ये एप्लीकेबल होगी 2021 से। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई, बट ये बोला गया 2021 से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाउ दिस एग्जाम विल फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो ये एग्जाम फंक्शन कैसे करेगा। बेसिकली क्या है कि इट विल कंडक्टेड 2 times इन अ ईयर, यानी कि एनटीए नेट पेपर की तरह ही, जो नेट का पेपर होता है उसकी तरह ये भी साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि इसको कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं? तो स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड 10th 12th और ग्रेजुएशन, यानी कि जो बच्चे 10th क्वालिफाइड हैं, 12th क्वालिफाइड हैं और ग्रेजुएट हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएट हैं, तो इन सबके लिए सीईटी का अलग अलग पेपर होगा, अलग अलग लेवल के पेपर होंगे। ठीक है, तो ये सारे बच्चे एग्जाम को दे सकते हैं, ताकि किसी भी एग्जाम के लिए जो पोजीशन होती है 10th लेवल पे कुछ जॉब्स होती हैं, कुछ जॉब 12th लेवल पे होती हैं, कुछ जॉब्स ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। ठीक है, तो उसी तरह जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बच्चे, उनको प्री की जगह सीधे मेंस कराना पड़ेगा, और वो जो बच्चे भी 10th 12th के बाद सीटी क्वालिफाइड है उनको ऑलरेडी एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, इट विल बी बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जैसे ये आजकल आप देख रहे हैं सीबीई का जो प्लेटफॉर्म आ गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, तो सेम एग्जामिनेशन पैटर्न पे रहेगा और ये एग्जाम कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन कराया जाएगा। ठीक है, एग्जाम विल बी हेल्ड इन 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखो अभी तक क्या होता था, बच्चे इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहते थे, सर मेरे को हिंदी में अच्छा है, मेरे को सर मराठी आती है, मेरे को तमिली आती है। तो इंडिया की जो मेजर 12 लैंग्वेजेस हैं उनमें आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, शेड्यूलिंग टेस्ट एंड चूजिंग एग्जामिनेशन सेंटर। अच्छा, अभी तक एक सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि बच्चों को, मान लो भाई किसी छोटे गांव में रहते थे तो उनको बड़े शहर जाना पड़ता। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं ले लेता हूं यूपी का एक छोटा सा कोई गांव था XYZ। ठीक है, अब इस बच्चे को, जो बच्चे इस गांव में थे उनको पेपर देने के लिए क्या करना था, मान लो उनके पास का शहर जो था वो कानपुर था, बीच में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट पड़ रही थी XYZ, पर वहां पे एग्जाम सेंटर नहीं था, सीधे कानपुर में सेंटर था। ठीक है, तो अब बच्चों को क्या करना होता था, बच्चों को बार बार कानपुर जाना पड़ेगा। बट अब क्या है, बच्चे के पास की जो डिस्ट्रिक्ट होगी
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे इसके, ठीक है, ताकि पास की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एग्जाम दिया जा सके और बच्चे को ज्यादा पैसा भी ना खर्चा हो, क्योंकि देखते हैं कि कितने बच्चे एग्जाम देते हैं किस तरह परेशान होते हैं। आप भी फोटो देखते रहते होंगे पेपर में, बसों के ऊपर बेचारे। तो इस तरह एग्जाम के लिए ये कोई कंडीशन आइडियल थोड़ी ना कि आप बस के ऊपर चढ़ के जाओ इतनी परेशान होकर के, तो ऑब्वियस सी बात है आपके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज से काफी ज्यादा एक बच्चों को इजीनेस हो जाएगी। अब बात करते हैं हेल्पलाइन पोर्टल। भाई आपका IBPS हो या SSC हो, ठीक है, और रेलवे की तो खैर बात ही नहीं करनी है। तो इन तीनों के जो कंपटीशन है, अगर बच्चे से कोई गड़बड़ हो गई, उसको किसी से बात करनी है जो कंपटीशन कंडक्ट करा रहा है, तो यहाँ पे जो पोर्टल में लोग बैठे होते हैं उनको खुद को ही आइडिया नहीं होता जवाब क्या देना है क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब एक हेल्पलाइन लगाई जाएगी जो कि पूरी तरह वर्किंग होगी और सही लोग बैठा ले जाएंगे जिनको पता हो कि काम कैसे करा जाएगा, ठीक है। ऐसा ना हो बच्चे परेशान होता रहे, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्टैंडर्ड सिलेबस डिफाइन करा जाएगा। देखो अभी तक क्या होता था, IBPS के लिए 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, SSC के लिए 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं पर 1-2 सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। और रेलवे के लिए क्या होता है, अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, रेलवे के लिए। तो अब कंडीशन क्या है कि एक स्टैंडर्ड अगर सिलेबस होगा तब क्या होगा, बच्चों को एक बात का क्लियरेंस होगा कि उनको चाहिए क्या क्या प्रिपेयर करें ताकि उनका बेसिक क्लियर हो जाए और जॉब मिलने के चांसेस आगे बढ़ जाएं, ठीक। तो स्टैंडर्ड सिलेबस अभी सेट नहीं करा, अगर कोई कह रहा है सिलेबस सेट हो गया तो अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर में आ जाएगा, पर अभी आज की डेट में नहीं आया है, ठीक। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया। तो अभी तक जो एज क्राइटेरिया जो एक्सपेक्टेड और गेस वर्क करा जा रहा है, जो MHRD की तरफ से गेस वर्क ही आया, अभी एग्जैक्ट तो नहीं आया, तो वो बेसिकली 18 to 30 तक जाएगा और फिर बाकी जो कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन रहता था वो तो रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप एज मान के चलो 18 से लेकर के 30 तक, और अगर कोई कैटेगरी में है तो आप ये समझ जाओ कि जो आपको रिलैक्सेशन मिलता था वो यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब एक बार जो है आपने क्या करा, पेपर में बैठ गए हैं और पेपर क्वालिफाई कर लिया, तो आपका जो रिजल्ट है 3 साल के लिए वैलिड है। 3 साल तक आप उस रिजल्ट को बार बार अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आज 2020 में बैठे तो 2021, सपोज कर लो 2020 में बैठे तो 2021 में वो रिजल्ट वैलिड नहीं रहेगा, नहीं, वो रिजल्ट वैलिड रहेगा 2023 तक, ठीक, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड है। ओके, मेंस एंड इंटरव्यू प्रोसेस विल बी देयर। अच्छा, कुछ कंपटीशन में जो जैसे मैंने भी बताया कि मेंस होता था और इंटरव्यू होता था, तो जहां पे मेंस और इंटरव्यू होता था वहां पे मेंस और इंटरव्यू होगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी या उससे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। आपको मेंस और इंटरव्यू के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ने एक और चीज बताई है जो मैं आपको बता देता हूं। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो स्कोर कार्ड है, आपका स्कोर कार्ड है, इस स्कोर कार्ड को कई अलग अलग जो एजेंसीज है, जैसे बैंक की IBPS है, ठीक है, बैंकिंग के पेपर कौन कराता है, IBPS, ठीक है, SSC हो गया, ठीक, इसके अलावा RRB, ये तीनों चीजें जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, ठीक है। ये जो तीनों रिक्रूटमेंट होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे होते हैं। अब बात करते हैं, उन्होंने एक दिया है ऑप्शन कि आप स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी इस चीज को अप्लाइकेबल कर दे। देखो अभी कहा गया है और मेरे को ये 99% चांसेस है कि एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। अभी एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं हुआ, लेकिन हाँ एप्लीकेबल ये मान के चलो 15 से 20 दिन में हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी, ठीक है। और एक सबसे अच्छी बात जो उन्होंने दी, वो उन्होंने क्या कहा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक, तो अब क्या, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के क्या करती थी, अपने पेपर कराती तो बार बार उनको परेशानी होती थी कि भाई कैसे पता करें कौन सा बंदा सही है कौन सा गलत है, उनको अपने अलग पेपर कराने पड़ते थे। अब क्या है, अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, वो एक क्राइटेरिया कर सकते हैं कि जो आपका CT हुआ है उसमें हमको 75 प्लस जितने बच्चों ने स्कोर करा वो आ जाए, यानी कि सपोज करो 100 मार्क्स का पेपर होता है तो 75 से ज्यादा जितने बच्चों ने स्कोर करा है वो अप्लाई कर दे। अब जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनका इंटरव्यू ले लिया जाएगा, तो ऐसे ही बच्चों के नंबर कम हो जाएंगे और आसानी से हर बच्चे का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो फिर देखेंगे कौन सा बेस्ट है, और जब बेस्ट कैंडिडेट पहुंचेंगे तो कंपनी को भी बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन दिया गया। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि अराउंड 2.5 से लेकर के 3 करोड़ तक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरी ईयर जो होता है पेपर में बैठते हैं, ठीक है। किसके, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उस पेपर में बैठते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन 2.5 से लेकर के 3 करोड़ बच्चों को अलग अलग पेपर के फॉर्म भरने पड़ते हैं। जैसे ये मान लो मैंने 2.5 CR बच्चे हो गए, ठीक है, इनको SSC का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है,
आईबीपीएस का अलग भरना पड़ेगा और आरआरबी का अलग भरना पड़ेगा। ठीक, तो अब क्या है, हर फॉर्म के अगर कॉस्ट हम एक मान लो 500 रुपए भी मान लेते हैं, ठीक है, देखो अलग अलग केस में अलग अलग आरआरबी का जो है आपका कुछ कुछ 1000 रुपए के हैं, एसएससी के कुछ फॉर्म 1000 के हैं, आईबीपीएस के 1200 के भी हैं फॉर्म्स। तो देखो कंडीशन क्या है, एक आइडल भी मैंने मान ली 500 का एग्जांपल ले लो, तो ये मान के चलो अगर साल में इनको 2 से 3 फॉर्म बार भरने पड़ गए तो 5000 का तो लगभग बच्चे को तो फॉर्म ही भरने पड़ जाते हैं साल में। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चे के लिए 5000 रुपए बहुत होता है। वो 5000 रुपए फॉर्म भरने पे अगर वेस्ट करेगा तो भाई उसको प्रॉब्लम तो होगी, कितना बोलो। और ज्यादातर जो बच्चे बैकग्राउंड गरीब बैकग्राउंड से आते हैं वही लोग ज्यादातर आप देखोगे एसएससी आरबी है इन सब कंपटीशन में करते हैं। और जब उनको इतना प्रेशर पड़े तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि उनके लिए थोड़ा सा इजी बना दिया इस कंपटीशन को, कि एटलीस्ट अब उनको भी एक सर्वाइविंग का चांस मिल जाए। ठीक है, तो अब क्या है, सो बाय ब्रिंगिंग द एनआरए सीईटी द स्टूडेंट विल not need to fill the form after form for the government jobs. All the jobs will be considering the CT as per the preliminary examination. तो क्या है कि बार बार उनको एग्जाम फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है, सारी जो जॉब्स हैं आपकी वो सीटी जो है आपका वो उसको क्या करेंगी, सीटी को आपके प्री की तरह कंसीडर करेंगी। ठीक, तो सबके प्री के लिए एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, इन सब के लिए एक फॉर्म। और जब एक फॉर्म होगा तो बच्चे आसानी से पढ़ेंगे और साथ ही साथ सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात करता हूं मेरे को कुछ चीजें जो अच्छी लगी, जो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है या नहीं है, जो मेरा पर्सनल व्यू है मैं वो बताने जा रहा हूं। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अच्छा लगा स्कीम, नहीं लगी तो फिर उस बारे में वी कैन डिस्कस अबाउट इट। पहली चीज जो मेरे को अच्छा लगा वो है वन पोर्टल स्कीम। ठीक, यानी कि क्या है, अब सारे कंपटीशन के लिए बच्चों को बार बार फॉर्म और अलग अलग साइट पे नहीं जाना, सिर्फ एक ही पोर्टल पे एक ही वेबसाइट पे एक ही पेपर भरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या लगी, वन प्रिपरेशन। जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड हो जाएगा पूरा कंपटीशन का सिलेबस। अभी क्या होता है, बच्चों को बार बार एसएससी के लिए अलग तैयारी करो, आरआरबी के लिए अलग तैयारी करो, आईबीपीएस के लिए अलग तैयारी करो। अरे भाई बच्चा है वो बेवकूफ, मतलब क्या समझ बैठे हो आप उसको कि इतने सारे बेचारा परेशान हो रहा है। तो एक स्टैंडर्ड कर दिया आपने तो बच्चा तैयारी अच्छे से करेगा और सक्सेस के चांसेस बच्चे के पढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद वन टाइम फी। जैसे जो मैंने कहा कि बार बार जो फीस देनी पड़ रही थी बच्चों को वो गलत थी, अब इस चीज में थोड़ा सा बेनिफिशियल लगेगा कि बच्चों को फीस कम देनी पड़ेगी। ठीक है, और वन ऑफ द मेजर थिंग बच्चों के लिए वन टाइम हार्ड वर्क। तो ये क्या है, बच्चों को क्या है, एक ही बार मेहनत अच्छे से कर लो, सीटी में अच्छे स्कोर हो गए तो ज्यादातर कंपटीशन के दरवाजे अपने आप ओपन हो जाएंगे। तो अब आपको बार बार मेहनत नहीं करनी, सिर्फ एक बार कर लिया आपने और आपके सक्सेस के चांसेस 99% से अप हो जाएंगे। ठीक है, तो आई गेस मेरे को ये चीजें तो अच्छी लगी। बाकी आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, आपको इस स्कीम के बारे में क्या लगता है, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं भी समझूं कि आप लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, आप लोग क्या सोचते हो। ठीक है, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।